गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस देखे थे और उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे जो कि आरएमएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज भी हम आपके सामने लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस जो कि आरएमएस के हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो आरएमएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके जो साथी हैं वो भी तैयारी कर सकें, उनका भी सिलेक्शन हो आपके साथ। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा ये सब्जेक्ट है जीएस, जनरल साइंस का, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे वो हैं जनरल साइंस के। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू सेल। जो सेल होती है विच इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसके बारे में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सेल ऑर्गेनल Which cell organelle is known as powerhouse of cell? कि powerhouse of cell कौन से ऑर्गेनल को बोलते हैं, कि सेल का कौन सा ऑर्गेनल है, कौन सा कंपोनेंट है जिसको हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। जैसे लाइट आती है हमारे पास, वो पावर हाउस जो होता है जहां से ओरिजिनेट होकर के आती है हमारे घरों में, थ्रू लाइंस आती है, वो जो वायर्स होते हैं उनके थ्रू आती है। उसी तरह से तो जो पावर जनरेट होती है हमारी सेल के अंदर, वो ऑर्गेनल कौन सा है, वो सेल का कंपोनेंट कौन सा है, और उसके बाद सेल के सभी पार्ट्स के अंदर एनर्जी पहुंचती है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है राइबोसोम, कि क्या राइबोसोम है पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड देन न्यूक्लियस। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का, उसी को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारा ग्लूकोज होता है या और भी जो सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो रेस्पिरेशन के दौरान जिनका ब्रेकडाउन होता है, जो टूटते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, तो वो कहां पर जाकर के उनका ऑक्सीडेशन होता है। चाहे वो ग्लूकोज हो, मीन्स कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन भी हो सकते हैं, कभी कभी फैट भी हो सकता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है, तब जाकर के वो एनर्जी रिलीज करते हैं। इसलिए इसी सेल ऑर्गेनल को, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है। उसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है वो राइबोसोम से करते हैं। उसके बाद लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोला जाता है, आत्महत्या का थैला इसको हम कहते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इस सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो अपना ब्रेन यूज करके करते हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो किसके कंट्रोल में है, ब्रेन के। उसी तरह से जो सेल है, सेल की जो एक्टिविटीज हैं वो किसके कंट्रोल में है, न्यूक्लियस के। इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। तो उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, जहां से एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी के अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बार बार पूछा गया वो क्वेश्चन है, डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, कि जो सनरेज है हमारी
वो जो हमारा इक्वेटर है जो अर्थ को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। मान लीजिए हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर जा रहा है, मींस दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, एक सदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो जो इक्वेटर है, ये लाइन जो होती है इसको क्या कहते हैं हम, इक्वेटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कब जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, सनरेज डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर कब पड़ती हैं, वो टाइम, वो डेट पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर एंड 5 जून, ये ऑप्शंस हैं। तो एक ईयर के अंदर, एक साल में 2 बार ऐसा होता है, 2 टाइम्स, जब जो हमारी सनरेज हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं। वो 2 बार कब होता है, एक तो ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 21 मार्च। और वो दूसरा दिन क्या है, एक तो हो गया 21 मार्च और दूसरा जो है वो है 23 सितंबर। इन 2 दिन में क्या होता है कि जो हमारी सनरेज हैं वो डायरेक्ट किस पर पड़ती हैं, इक्वेटर पर पड़ती हैं। इक्वेटर क्या है, इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है, इक्वल हाफ्स में 2 आधे हिस्सों में बांट देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 21 मार्च। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कूलम्ब ऑफ साउंड, मींस जो हमारा साउंड होता है, आवाज होती है, ध्वनि होती है, उसको हम किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, उसका जो मात्रक है वो क्या है, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कूलम्ब, एम्पियर, डेसिबल एंड हर्ट्ज। ये क्वेश्चन जो है यूनिट वाले, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बच्चों। आरएमएस का एग्जाम हो, चाहे सैनिक का एग्जाम हो, चाहे आरआईएमसी का हो, और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे एनए है, आर्मी का एग्जाम होता है, उसके अंदर तक ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है एसआई यूनिट ऑफ साउंड, तो इसका जो आंसर है बेटा वो है डेसिबल। कि डेसिबल जो यूनिट है वो है एसआई यूनिट, किसकी, साउंड की। बाकी जो यूनिट है वो किसकी हैं, तो जो कूलम्ब है वो किसकी यूनिट है, वो चार्ज की यूनिट है। कि अब जब चार्ज को मेजर करते हैं ना, तो जैसे लेंथ है, लंबाई है, लंबाई को केवल ऐसे थोड़ी लिख देंगे, 2 क्या, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है लेंथ की, 2 मीटर। उसी तरह चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम्ब। एम्पियर किसका है, करंट का, किसका है, करंट की। करंट को हम किसके अंदर मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं, नापते हैं, एम्पियर में। डेसिबल साउंड का हो गया है। अब हर्ट्ज किसका है, ये क्वेश्चन हमने कल ही किया था कि हर्ट्ज किसकी यूनिट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कल। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हर्ट्ज किसकी यूनिट है। ये आपके लिए एज ए होमवर्क होगा, मीन्स होमवर्क नहीं, मतलब आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर नहीं तो उसके लास्ट ईयर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, शायद आरएमएस या फिर सैनिक का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक डिजीज है, रोग है, बीमारी है, और ये क्या पूछ रहा है, इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है। बाकी ऑर्गन्स दे रखे हैं हमारे बॉडी के, तो जो हमारा ग्लूकोमा डिजीज होती है वो किस ऑर्गन से, हमारे किस बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो ग्लूकोमा जो होता है वो जो हमारी आईज होती हैं, आईज को अफेक्ट करता है। मींस ग्लूकोमा जो है वो किसकी बीमारी है, हमारी आंखों की बीमारी है। अब ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, ग्लूकोमा के अंदर ये होता है कि हमारी एक तो आंखें लाल हो जाती हैं, दूसरा आंखों में दर्द होता है, तीसरा क्या होता है,
कि हमें विजन जो है, मतलब जो दिखाई देना है वो थोड़ा कम होने लगता है धीरे धीरे। तो ये किसके लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं ग्लूकोमा के। ग्लूकोमा की तरह ही एक डिजीज और होती है, ट्रैकोमा। कौन सी है? ट्रैकोमा। जो ट्रैकोमा है ये भी किसकी डिजीज है, किसकी बीमारी है? आंखों से संबंधित बीमारी है। कहां पर होती है? आंखों में होती है। क्लियर है बेटा? तो ऐसा नहीं कि आप लोग फोन चलाते हैं उसकी वजह से आपकी आंखें लाल हैं, दर्द होता है, तो ये मत समझना कि आपको ग्लूकोमा हो गया है या ट्रैकोमा हो गया है, वो अलग बीमारी है फोन की। ठीक है, तो फोन कम यूज किया करो बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो हमारा जो आंसर है ग्लूकोमा इज रिलेटेड टू आइज, किससे रिलेटेड है? आइज से रिलेटेड है। और दूसरी बीमारी कौन सी है? ट्रैकोमा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज। स्टडी से भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो किसी की भी स्टडी पूछ लें, हार्ट की पूछ लें, किडनी की पूछ लें, एयर की पूछ मीन्स उसकी साउंड की पूछ लें, ब्लड की पूछ लें, तो इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। फंगस की स्टडी का पूछ लें, सेल की स्टडी का पूछ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएमएस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उससे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ साउंड, जो ध्वनि होती है, हमारी आवाज होती है, जब उसकी कोई स्टडी करता है तो उस जो स्टडी है, जो हम पढ़ाई करते हैं, उसकी अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन दे रखा है एकॉस्टिक्स, दूसरा न्यूमिस्मेटिक्स, थर्ड सेरिकल्चर है, और फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या है बच्चों? सेरोलॉजी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जो हमारी स्टडी ऑफ साउंड है, हमारी जो आवाज का जो हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक्स। क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है एकॉस्टिक्स। फिर न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक्स भी एक स्टडी है, लेकिन किसका? ये स्टडी होती है कॉइन्स की, जो सिक्के होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। कि जैसे टाइम के साथ जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, उनका जो रूप होता है, उनका जो फॉर्म है, वो चेंज होता चला गया है। पहले सिक्के अलग तरह के थे, आज अलग तरह के हैं, तो उन सब की जो स्टडी आती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर बार बार पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आप लोग हमें बताएंगे कि सेरिकल्चर क्या होता है कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर है बच्चों? और सेरोलॉजी हम आपको बता देते हैं कि सेरोलॉजी क्या होता है। सेरोलॉजी क्या है कि ब्लड के अंदर जब एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज बनती हैं, या हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो जो ब्लड का हमारा जो सीरम है, ब्लड है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ साउंड, उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एकॉस्टिक्स। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। व्हाट इज द एवरेज पीएच, पीएच ऑफ सलाइवा? अब हम सबको पता है कि जो पीएच है, पीएच किस चीज को मेजर करता है? तो जो पीएच है वो एसिडिटी या बेसिसिटी को, या तो एसिड होगा कोई चीज या बेस होगा, वो हमें कैसे पता चलता है? उसकी पीएच वैल्यू से। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जो सलाइवा होता है, अब सलाइवा किसके द्वारा स्क्रीट किया जाता है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो सलाइवा है वो किसके द्वारा स्क्रीट किया जाता है। और क्वेश्चन में हमको पूछा है कि जो पीएच होता है, पीएच होता है सलाइवा का, एवरेज कितना होता है? एग्जैक्ट तो पता नहीं क्योंकि चेंज होता रहता है, तो एवरेज हम निकालते हैं, तो एवरेज पीएच कितना होता है? फर्स्ट दे रखा है 7.2, देन 7.5, 6.5 टू 6.7, 7.5 टू 8, 8.5। अब हमको पता है अगर पीएच 7 से कम है, 7 से कम है तो वो होता है एसिड, और 7 से ज्यादा है तो वो होता है बेस। तो जो हमारा सलाइवा होता है
वो स्लाइटली एसिडिक होता है, मीन्स थोड़ा सा एसिडिक होगा, स्लाइटली मतलब कम, थोड़ा। तो इन सब में 7 से कम केवल एक ही ऑप्शन है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, 6.5 to 6.7 हमारा करेक्ट आंसर है। कि जो हमारा पीएच होता है सलाइवा का एवरेज कितना होता है, 6.5 to 6.7। क्लियर है बच्चों। अब एक और क्वेश्चन होता है कि जो हमारा ब्लड है उसका पीएच क्या होता है, तो आप लोग हमें बताएंगे कि ब्लड का पीएच क्या होता है कमेंट बॉक्स के अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल, बेसिक और पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, की जो सबसे छोटी बोन होगी ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी जो बोन है, वो कहां पर पाई जाती है, वो कहां पर पाई जाती है। तो ऑप्शन पहला दे रखा है स्कल। स्कल क्या होता है, हमारी जो खोपड़ी होती है इसको हम स्कल कहते हैं। दूसरा है ईयर, कान, लेग और हैंड। तो इनमें से क्या है करेक्ट, जो हमारा आंसर है वो है ईयर। कि जो हमारा कान होता है, ईयर होता है, इसके अंदर स्मॉलेस्ट बोन पाई जाती है। उस बोन का नाम क्या है, उस बोन का नाम है स्टेपीज बोन। कौन सा है, स्टेपीज बोन। जो स्टेपीज बोन होती है वो स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, वही क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, लेकिन नाम यही है, स्टेपीज स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की। तो स्मॉलेस्ट है तो कोई ना कोई लार्जेस्ट बोन भी होगी। तो जो लार्जेस्ट बोन है वो आप हमें बताएंगे कि कौन सी बोन लार्जेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि लार्जेस्ट बोन कहां पर पाई जाती है हम ह्यूमन बॉडी के अंदर। स्मॉलेस्ट हमने बता दिया है, आपने बताना है लार्जेस्ट कहां पर पाई जाती है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। लिटमस, लिटमस एक सब्सटेंस है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त होना, मिलना, फ्रॉम मतलब से, कि जो हमारा लिटमस होता है, लिटमस पेपर जिससे बनता है, वो लिटमस हमें किससे मिलता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो दे रखा है एल्गी, फंगस, लाइकेन एंड बैक्टीरिया। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो लिटमस होता है इससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर किस लिए यूज होता है, ये पहचानने के लिए कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, इस चीज को पहचानने के लिए कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये पहचानने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। तो वही लिटमस हमें किससे मिलता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है लाइकेन। क्या है, लाइकेन। जो लाइकेन्स होते हैं इससे हमें क्या मिलता है, लिटमस मिलता है, जिससे लिटमस पेपर बनता है, जिससे हम क्या पता लगा पाते हैं कि कोई चीज एसिड है, कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये पता लगाने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। लिटमस पेपर क्या है, अपना कलर चेंज करता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कोई एसिडिक है या बेसिक है। एसिड के अंदर अलग कलर आता है, बेसिक के अंदर अलग कलर आता है। तो आप हमें बताएंगे कि कब एसिड होगा, एसिड में कौन सा कलर आएगा और बेसिक के अंदर कौन सा कलर आएगा। तो लाइकेन की बात करते हैं कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर के रहते हैं, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो जो हमारा लाइकेन होता है ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसमें भी दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलके रहते हैं। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, वो हैं एल्गी और फंगस। जब एक साथ मिलकर के रहते हैं
उस सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन है उनका एक साथ जो मिलकर के रहते हैं उसको हम लाइकेन बोलते हैं। और लाइकेन से ही हमें क्या मिलता है, लिटमस मिलता है, जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। और लिटमस पेपर किस लिए यूज होता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है ये पहचानने के लिए। और आपको बताना है कि एसिड के अंदर कौन सा कलर आता है, किस तरह से कलर चेंज होगा, और बेसिक के अंदर किस तरह से कलर चेंज होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेनिसिलिन से रिलेटेड। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है बेटा। जब हम बीमार हो जाते हैं तो जो डॉक्टर्स हमको एंटीबायोटिक देता है तो वही एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सोर्स ऑफ पेनिसिलिन इज, कि जो पेनिसिलिन है उसका सोर्स क्या है, वो हमें किससे मिलता है, ये उसका क्वेश्चन पूछ रहा है हमको। तो ऑप्शन में दे रखा है यीस्ट, बैक्टीरिया, मोल्ड या एल्गी। ठीक है, तो क्या है करेक्ट आंसर इसका, मोल्ड। मोल्ड क्या होता है, मोल्ड एक फंगस है। क्या है, फंगस है। ठीक है, तो कौन सी फंगस है जिससे हमें पेनिसिलिन मिलता है, उस फंगस का नाम है बेटा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम। ये उस फंगस का नाम है, मोल्ड का नाम है, जिससे हमें पेनिसिलिन मिलता है। क्लियर है। अब आपको बताना है कि जो पेनिसिलिन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। क्लियर है। पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कभी सबसे पहले जिस एंटीबायोटिक की खोज हुई थी वो खोज कौन सी थी, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो आपने केवल क्या बताना है कि जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है इसकी डिस्कवरी किसने की, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो पेनिसिलिन है हमें किससे मिलता है, मोल्ड से। वो मोल्ड का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम इसका नाम है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, जो कि आरएमएस के अंदर हो या सैनिक के अंदर हो बार बार पूछा जाता है। और ये इफेक्ट हम आजकल देख भी रहे हैं। जैसे ही समर आता है कि जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये होता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ नहीं है कि जो हमारा अर्थ है इसका जो एनुअल मींस एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इंक्रीज हो गया है, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग। और इसका जो रीजन है वो हम इंसान ही हैं, खुद ही हैं। क्योंकि जैसे ही गर्मी आया तो सभी ने अपने घरों में क्या चला दिया, एसी इंस्टॉल करवा लिया, एसी लगवा दिया है। और एसी से क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, सीएफसी निकलते हैं, जो कि एक मेन फैक्टर है किसके अंदर, ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करने में। और दूसरा क्या है कि पेड़ काटते जा रहे हैं, क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो पेड़ है मींस CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो आंसर तो मैंने बता ही दिया है, पूछा है क्वेश्चन के अंदर, द मेन गैस कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यूनिवर्स का, मीन्स अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज जो हो रहा है उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इसका मेन कौन सी गैस की वजह से होता है, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है भाई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से और बाकी जो पॉल्यूशन है, ऑटोमोबाइल्स हैं, बाकी और भी फैक्ट्रीज हैं जहां से धुआं निकलता है, CO2 गैस निकलती है, तो CO2 का जो लेवल है वो एयर के अंदर इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। और उसी की वजह से क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। बाकी दूसरा कारण क्या है कि एसी यूज कर रहे हैं, उसके अंदर से क्या निकलता है, CFC निकलता है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है किसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब हम
एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था हमने, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था और हमने बताया था, डायग्राम के थ्रू हमने बताया था इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑर्गन, कि किस अंग के अंदर या किस ऑर्गन में, हमारी बॉडी के किस ऑर्गन के अंदर जो अमोनिया है इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, वो किस में बदल जाती है, यूरिया के अंदर बदल जाती है। यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH2CO NH2। तो जो अमोनिया का कन्वर्जन है यूरिया के अंदर, वो किस ऑर्गन के द्वारा किया जाता है, किस ऑर्गन के अंदर जो यूरिया है वो बनता है, यूरिया का फॉर्मेशन किस ऑर्गन के अंदर, हमारी बॉडी के किस ऑर्गन के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है किडनी, दूसरा लिवर, हार्ट, इंटेस्टाइन। क्लियर है? तो क्या किडनी यूरिया का फॉर्मेशन करती हैं? नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है लिवर, कि लिवर के अंदर यूरिया साइकिल होती है, वो साइकिल, वो प्रोसेस जिसके थ्रू यूरिया बनता है उसको हम यूरिया साइकिल बोलते हैं। तो हमारा जो लिवर है उसके अंदर ये साइकिल होती है और यूरिया का फॉर्मेशन होता है लिवर के अंदर। किससे बनता है यूरिया? अमोनिया से। क्लियर है? किडनी का काम क्या है? किडनी का काम ये है कि जब लिवर के अंदर यूरिया बन गया है और जो वो ब्लड के अंदर जब पहुंच गया है तो ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करने का काम कौन करता है? वो काम करता है बेटा किडनी। कौन करता है? किडनी करता है। क्लियर है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? लिवर। क्लियर है बेटा? तो लिवर है जहां पर यूरिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड एड्स डे है, ये क्या है? डे। तो वर्ल्ड एड्स डे कब किस दिन होता है? वर्ल्ड एड्स डे। एड्स क्या है? एक डिजीज है। एड्स क्या है? डिजीज है। और किससे होती है ये आप लोग बताएंगे कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। आप एड्स को एक्सपेंड करेंगे कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये किससे होता है एड्स, ये भी आप बताएंगे कि ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, किससे होता है ये भी आप बताएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि वर्ल्ड एड्स डे कब किस दिन मनाया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को किस रूप में माना जाता है? वर्ल्ड एड्स डे, कि एड्स के बारे में अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे कि हम किस तरह से बच सकते हैं। क्लियर है? तो आपने बताना है फुल फॉर्म और किससे होती है ये डिजीज, ये बीमारी किससे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और अभी पहले जो क्वेश्चन था उसके अंदर ऑप्शन में भी था ये। ठीक है? तो क्या है क्वेश्चन? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज। रियरिंग मतलब पालना, कल्चर करना। रियरिंग का मतलब क्या होता है? पालना। जैसे हम भैंस वगैरह पालते हैं या फिर गाय वगैरह रखते हैं घरों में, उसी को हम पालना या रियरिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम किसकी रियरिंग कर रहे हैं? सिल्क वॉर्म। किसकी कर रहे हैं? सिल्क वॉर्म। वो कीड़ा जो सिल्क प्रोड्यूस करता है, सिल्क बनाता है, जिसकी साड़ियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? साड़ियां बनाई जाती हैं, या और भी बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं। तो सिल्क वॉर्म की जो रियरिंग है, पालना है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दे रखा है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर या पिस्सीकल्चर। आप सभी ने कई बार पढ़ चुके होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेरीकल्चर। क्या है? सेरीकल्चर। बाकियों के अगर बारे में बात करें तो आपने पढ़ चुके हो पहले भी। आप खुद ही हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि एपीकल्चर क्या होता है, एक्वाकल्चर किसको कहते हैं, और पिस्सीकल्चर किसको कहते हैं। तो हम आपको एक्वाकल्चर बता देते हैं कि जितने भी, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जो प्लांट के अंदर
क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, पानी में रहते हैं, उनको कल्चर करना, उनको रियर करना, उनको पालना क्या कहलाता है, एक्वाकल्चर कहलाता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। बाकी आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि एपीकल्चर क्या है और फिशिकल्चर क्या है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने भी पोलियो ड्रॉप्स कभी ना कभी पी है जब आप छोटे थे, लेकिन कितने छोटे थे, यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन, पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चाइल्ड, बच्चे को दी जाती है ऑब्वियसली, अप टू व्हाट एज, लेकिन किस एज तक, किस उम्र तक के बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो आप सभी ने पोलियो ड्रॉप्स पी होगी, लेकिन कितनी एज तक पी है, वो है करेक्ट आंसर हमारा 5 ईयर्स, कि 5 साल के जितने भी छोटे बच्चे होते हैं 5 से, सबको पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। क्लियर है। तो ये पोलियो है, ड्रॉप्स जो होती है वो पोलियो वैक्सीन होती है। पोलियो जो ड्रॉप होती है वो क्या है, पोलियो वैक्सीन ही होती है। बाकी वैक्सीन को तो इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, लेकिन जो पोलियो वैक्सीन है उसको ओरली दिया जाता है, मुंह के द्वारा दिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, बूंद के फॉर्म में मुंह के द्वारा दिया जाता है। तो ये ओरल होता है, मीन्स मुंह के द्वारा दिया जाएगा। तो 5 साल के बच्चे को, 5 से जो छोटा बच्चा होगा उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, दी जाती है पोलियो से बचने के लिए। और पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी, जो पोलियो वैक्सीन है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले प्रीवियस ईयर्स के एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर। और आप लोग हमें बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि वो कौन था पर्सन जिसने पोलियो वैक्सीन का फॉर्मेशन डिस्कवरी की थी। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन इज नोन एज, ये जो हमारी स्किन होती है इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, ये जो हमारी स्किन है इसमें भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये वाली लेयर है, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रखा है डर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स या क्यूटिकल, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। जो हमारी स्किन होती है, स्किन में जो सबसे बाहरी लेयर है जिसको हम देख पाते हैं, उस लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। बाकी की जो लेयर्स हैं, एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, कौन सी लेयर होती है, डर्मिस। तो डर्मिस के नीचे भी एक लेयर होती है, वो कौन सी है, हाइपोडर्मिस। क्या कहते हैं उसको, हाइपोडर्मिस। तो सबसे बाहरी वाला, हमको क्या पूछा है, आउटर मोस्ट मीन सबसे बाहरी लेयर जिसको हम देख पाते हैं, वो लेयर कौन सी है, वो लेयर है बेटा एपिडर्मिस। तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर है, डर्मिस। अब ये क्यूटिकल क्या है, जो लीव्स होते हैं, प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर जो वैक्स की तरह की कोटिंग होती है, कभी देखना लीव को ध्यान से, एक वैक्स की तरह की लेयर होती है लीव के ऊपर, उसी को हम क्यूटिकल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। उसके बाद एक कॉर्टेक्स क्या है, तो किसी भी जब हम लेयर को देखेंगे प्लांट के अंदर, तो उसके अंदर एक लेयर होती है कॉर्टेक्स। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि जो हमारी स्किन होती है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ स्किन को क्या कहते हैं, ये आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। आपने कई बार पढ़ चुके होंगे या पढ़ा होगा कभी ना कभी कि स्टडी ऑफ स्किन को क्या कहते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड है। विटामिन B2, कौन सा? विटामिन B2 इज फाउंड इन, कहां पर पाया जाता है? कि किस फूड मटेरियल के अंदर, किस खाने के अंदर, कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमें विटामिन B2 मिले। तो कौन सा खाना है जिससे हमें विटामिन B2 मिलता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है सीरियल्स, मीन्स अनाज। जो अनाज होता है उसको हम क्या कहते हैं? सीरियल्स बोला जाता है। उसके बाद है वेजिटेबल्स, सब्जियां हमारी। ईस्ट, ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगस होता है। क्या है? मीन्स अकेली सेल होती है और ये क्या है? फंगस है। क्लियर है? और लास्ट ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, क्या इन सभी से हमें विटामिन B2 मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव, कि इन सभी से हमको विटामिन B2 मिलता है। कौन कौन से हैं? सीरियल्स, अनाज से, सब्जियों से, ईस्ट से, ये सभी क्या हमें विटामिन B2 देते हैं। ये विटामिन B2 के सोर्स हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका लिए एक क्वेश्चन इसमें भी है कि जो विटामिन B2 है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम आपने हमें बताना है। क्लियर है? ये आप हमें बताओगे, बाकी सोर्स हमने आपको बता दिए हैं कि विटामिन B2 किस किस से हमें मिलता है। सीरियल्स हैं, अनाज, सब्जियां, ईस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? इन सभी से हमें क्या मिलता है? विटामिन B2 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिस्कवरी, हु हैज बीन डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स, कि जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, जैसे O हो गया, A, B, AB, ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी किसने की थी? किसने खोजा था कि ब्लड ग्रुप्स होते हैं? तो पहला दे रखा है स्मिथ, दूसरा लैंडस्टीनर, थर्ड हार्वे, फोर्थ जेनर। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अभी लैंडस्टीनर। क्या है? लैंडस्टीनर। कि कार्ल लैंडस्टीनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? ब्लड ग्रुप्स की। उन्होंने जो अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं इनकी डिस्कवरी की थी। क्लियर है? अब स्मिथ क्या है? एडम स्मिथ थे, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। हार्वे, हार्वे ने किस चीज की खोज की थी? विलियम हार्वे, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था ना, मतलब है जो ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसकी डिस्कवरी की थी किसने? हार्वे ने, विलियम हार्वे ने। अब जेनर, एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड जेनर ने किस चीज की डिस्कवरी की थी? आप हमें बताइए कि एडवर्ड जेनर को किस तरह से हम याद करते हैं, कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से हम इनको याद रखते हैं। क्लियर है? कि इन्होंने साइंस के क्षेत्र में अपना क्या योगदान दिया, किस चीज की इन्होंने डिस्कवरी की, ये आप हमें बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG, ECG is related to detect the functioning of which organ? Means ECG, ECG जब बीमार हो जाता है कोई इंसान बहुत ज्यादा, तो उसका ECG कराते हैं। क्या कराते हैं? ECG। तो जो ECG होती है मेडिकल टेक्निक है ये एक, तो ये किस ऑर्गन की स्टडी के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है ब्लड प्रेशर, या ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हार्ट साउंड, कि जो हमारा दिल क्या करता है? धक धक करता है, मीन्स साउंड प्रोड्यूस जो करता है, क्या उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? हार्ट अटैक को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या लंग्स की स्टडी, लंग्स की फंक्शनिंग को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जो हमारा ECG होता है, ECG क्या होता है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी होता है। और एक किस लिए, आपने मूवीज में देखा होगा या कभी हॉस्पिटल में बाई मिस कभी गए होंगे, तब आपने देखा होगा कि एक मशीन होती है, टीवी जैसा मॉनिटर होता है, जिस पर क्या होता है, लाइन ऊपर नीचे चलती रहती है इस तरह से। तो ये जो होता है ये क्या है, कौन सी मशीन के द्वारा किया जाता है, उसी को हम ईसीजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। कि जब तक ये लाइन ऊपर नीचे हो रही है तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन लाइन सीधी हो गई, जिस दिन लाइन सीधी हो जाएगी, उस दिन हम क्या बोल देंगे, जय हिंद कह देंगे, मतलब हमारी डेथ हो जाएगी। तो जिंदगी भी ऐसी है, कभी ऊपर कभी नीचे, सुख दुख आते रहते हैं। तो जब तक आ रहे हैं, मीन्स जब तक जीवन में फ्लक्चुएशन आ रहा है, ऊपर नीचे जीवन चल रहा है, तभी तक हम जिंदा हैं। और जिस दिन सीधा हो गया उस दिन हम क्या है, हमारी डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे हम। तो आपने कई बार देखा होगा, मूवीज के अंदर देखा होगा या कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहां पर देखा होगा, इसी मशीन को हम, जिसके अंदर ऐसे चलता रहता है, जिसकी हेल्प से देखते हैं हम, उसी को हम क्या कहते हैं, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और एक किस लिए होता है, हार्ट साउंड क्या डिटेक्ट करता है, हार्ट का जो साउंड होता है उसको डिटेक्ट करता है, हार्ट की फंक्शनिंग को डिटेक्ट करता है कौन, ईसीजी। क्लियर है बच्चों। तो करेक्ट आंसर हमारा है हार्ट साउंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रांसफर ऑफ हीट, कि जो हमारा हीट का ट्रांसफर होता है, हीट मतलब ऊष्मा, ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाती है, कहां से कहां, सन टू अर्थ, सन सूरज से अर्थ तक जो हीट आती है, जमीन तक जब पहुंचती है, तो वो किस मेथड के द्वारा ट्रांसफर होती है। मींस सन से सनलाइट आ रही है, अर्थ तक जो पहुंच रही है, वो जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है सन से अर्थ तक, वो किस मेथड के द्वारा हो रहा है, वो किस मेथड के द्वारा हो रहा है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है क्या, नहीं, रेडिएशन हो रहा है क्या, यस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है कहां से, सन से अर्थ तक, जमीन तक जो हीट आ रही है, वो किस मेथड के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, उसका रेडिएशन मेथड के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है ट्रांसफर, रेडिएशन मेथड के द्वारा, कि वेव्स की फॉर्म में लाइट हमारे अर्थ तक आ रही है सन से, रेडिएशन की फॉर्म में। क्लियर है। ये जो हीट ट्रांसफर का मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन मेथड बोलते हैं। और इसी मेथड के द्वारा जो हीट है वो जमीन तक आ रही है, पृथ्वी तक आ रही है, कहां से, सन से। बाकी क्या ऑप्शन क्या कहते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर किस तरह से होता है, मान लो हमारे पास कोई आयरन की रॉड है, किस चीज की रॉड है, आयरन की रॉड है। तो अगर एक एंड को, एक कोने को हम गर्म करना शुरू कर दें, तो थोड़ी देर बाद दूसरा जो एंड है वहां तक हीट पहुंच जाती है। तो ये जो मेथड इन्वॉल्व हुआ है आयरन रॉड के गर्म होने में, ये कौन सा मेथड है, ये है कंडक्शन मेथड। तो क्या इसमें जो लोहा है, आयरन है, क्या वो खुद चल करके उधर चला गया दूसरे एंड पर, नहीं। तो इसमें सब्सटेंस का ट्रांसफर नहीं हुआ, केवल किसका ट्रांसफर हुआ है, हीट का ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, जिसमें केवल हीट का ट्रांसफर होता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड बोलते हैं हीट ट्रांसफर का। और एक किसमें होता है, जैसे आयरन रॉड को गर्म करते हैं तो उसमें कंडक्शन मेथड यूज हो रहा है। दूसरा है कन्वेक्शन। क्या है, कन्वेक्शन। मान लो हमारे पास पानी है गर्म करने के लिए, हम पानी को गर्म कर रहे हैं, आग जला करके पानी को गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो नीचे वाला पानी है वो पहले गर्म हो जाता है और गर्म होकर के वो ऊपर जाता है,
और जो ठंडा पानी ऊपर है वो जो नीचे जगह खाली हो गई है वो नीचे चला जाता है। तो इसमें पानी का ट्रांसफर हो रहा है, और पानी क्या है? मैटर। तो ऐसा मेथड जिसमें हीट का ट्रांसफर होते टाइम मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन मेथड। तो ये जो हम पानी गर्म करते हैं ना घरों में, या दूध गर्म हो रहा है, तो वो कौन सा मेथड है? कन्वेक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है? कन्वेक्शन मेथड है। कभी भी देखना, जब दूध गर्म हो रहा हो या पानी गर्म हो रहा हो, तो जो ऊपर वाला पानी है वो ठंडा होगा और नीचे वाला गर्म होगा। फिर नीचे धीरे धीरे नीचे वाला पानी ऊपर आ जाएगा गर्म वाला, और जो ऊपर ठंडा है वो नीचे चला जाता है, फिर उसको वो गर्म हो जाता है। इस मेथड को बोलते हैं हम कन्वेक्शन मेथड। क्लियर है? लेकिन जो हीट का ट्रांसफर सन से अर्थ तक हो रहा है वो किस मेथड के द्वारा हो रहा है? रेडिएशन मेथड। और यही हमारा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना। पावर ऑफ सन ग्लासेस इज, कि जो सन ग्लास होते हैं, धूप के जो चश्मे होते हैं, धूप से बचने के लिए जो हम चश्मे लगाते हैं, उनकी जो पावर होती है वो कितनी होती है? क्लियर है? तो इसमें लिखा है 0 डायोप्टर, 1, 2 या 3 डायोप्टर। क्लियर है? अब डायोप्टर क्या है कि जो पावर होती है, इसकी पावर, लेंस की पावर, उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। तो जो हम सनग्लासेस लगा रहे हैं, या हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट है क्या? मतलब हमको कम दिखाई दे रहा है क्या? जो हमारे किसी ना किसी पावर के लेंस यूज किए हैं, तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उसमें जो ग्लासेस यूज होते हैं कितने पावर के होते हैं? 0 पावर के। मीन्स 0 डायोप्टर के ग्लास हम एज ए सन ग्लास यूज करते हैं। मीन्स धूप से बचने के लिए केवल लगाते हैं। बाकी 1, 2, 3 डायोप्टर जब किसी को कम दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा या पास का दिखाई नहीं दे रहा, तब जो ग्लासेस यूज करते हैं हम, जो स्पेक्स यूज करते हैं, उनमें कोई ना कोई पावर होती है। वो जो नंबर बताते हैं ना डॉक्टर साहब को कि लेफ्ट का 1.1, 0.6 है, 0.7 है, तो वो जो होता है पावर, वो पावर ही होती है लेंस की। वो जो नंबर होता है वो पावर बताते हैं लेंस की। क्लियर है? तो जो सन ग्लासेज होते हैं हमारे, वो 0 डायोप्टर के होते हैं। मीन्स उसमें लेंस की पावर कितनी होगी? जो ग्लास यूज हो रहा है उसकी पावर हमारी कितनी होती है? 0 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो आज यही क्वेश्चंस थे। 20 क्वेश्चंस हमने किए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जो कॉम्पिटिटिव मीन्स एंट्रेंस एग्जाम जो होता है RMS का, उसके अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो वही क्वेश्चन हमने आपको, या उसके जैसे क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। और ये बहुत ही सिंपल, बेसिक, लेकिन बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है? इसलिए बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है? और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज यहीं पे हम अपनी क्लास ऑफ करते हैं, सेशन को ऑफ करते हैं, और आपसे मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।